वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द यूनिट 1 ऑफ स्टैंडर्ड 7 and the subject is English. So in this lesson we are going to study about a poem written by Gurudev Rabindranath Tagore, and the title of the unit is Exploring Symbols. एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना, ढूंढना, और सिंबल्स मतलब प्रतीक। ओके, सिंबल यानी जो प्रतीक जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं इन ए वेरी इंटरेस्टिंग वे, जो हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करूं, जैसे तिरंगा है, जब भी तिरंगे को देखते हैं हमको काफी प्राउड फील होता है, तो इट इज वन टाइप ऑफ सिंबल, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। सो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न इन कैलकाटा इन 1861। तो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो चीजें ये भी याद रखिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इफ यू वांट टू succeed in your life, if you want to become an IAS or anything else, these things are very important for you. He is the poet who wrote India's national anthem. उन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम लिखा था। एंड वन थिंग फ्रेंड, उन्होंने नॉट ओनली इंडिया बट एक और देश था जिसका नेशनल एंथम लिखा था, एंड दैट कंट्री इज बांग्लादेश। यस, उन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा था, आमार सोनार बांग्ला। एंड ही वॉन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913। 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु गॉट द नोबेल प्राइज, एंड ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट एशियन हु गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और उनकी वो पुस्तक थी, उसका नाम था गीतांजलि। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कह रहा हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एक के साथ बहुत कुछ फ्री मिलेगा। तो ये चैप्टर देखने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा। Tagore started to write poetry when he was only 8 years old, and he published his first poems when he was only 16. 8 वर्ष की उम्र से उन्होंने पोएम लिखना शुरू किया, और पहली पोएम उन्होंने कब पब्लिश की? जब उनकी उम्र थी 16 वर्ष। For this first names Tagore did not use his real name. उसके लिए उन्होंने अपने जो ओरिजिनल नेम था उसका उपयोग नहीं किया था। ही यूज्ड अ पेन नेम, उन्होंने एक पेन नेम का यूज किया था। जो पोएट्स होते हैं वो जनरली पेन नेम्स का यूज करते हैं। हिज नेम, पेन नेम इन इंग्लिश मीन्स सन लॉयल। उनका जो पेन नेम है उसका मतलब होता है सन लॉयल। इफ यू पब्लिश्ड अ स्टोरी और पोएम, व्हाट पेन नेम वुड यू चूज? ये एक इमेजिनरी क्वेश्चन है। सपोज इफ यू राइट समथिंग, आप कोई पोएट्री लिखते हैं, तो आप अपना पेन नेम क्या लिखोगे? ओके, यू कैन मेक योर नेम एज सिली और एज सीरियस एज यू विश। आप अपना फनी नाम भी रख सकते हो, और आप चाहो तो कोई सीरियस नेम भी रख सकते हो, एज यू विश। तो यहाँ आप अपना पेन नेम लिखिए, अपने फ्रेंड से भी उसकी चर्चा कीजिए। शेयर योर पेन नेम विथ योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ अपना पेन नेम शेयर कीजिए। फिल इन द चार्ट विथ इंटरेस्टिंग पेन नेम्स यू हियर इन योर पोएम इन योर क्लास। ओके, तो आप अपने यहाँ क्लासमेट्स का नाम लिखना है, उसका पेन नेम लिखना है, क्लासमेट्स का नाम लिखना है, पेन नेम लिखना है, और उसके बारे में यू हैव टू डिस्कस। पेन नेम होता है वो सिंबॉलिक होता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी है, उनका जो पेन नेम था वो था निराला। एक कवि है, उनका नाम है शून्य, बेफाम, इस तरह के नाम आप लोगों ने सुने होंगे। दीज आर पेन नेम्स। ओके, और ये एक्टिविटी आपको करनी है। नाउ एक्टिविटी 2, read the poem carefully to yourself. Mark any words you don't understand. Use a dictionary, the internet, or any classmates who know to help you understand each word and idea in the story. First friends, let me tell you कि जो poem होती है इसमें symbolic meanings होते हैं। If you translate it word to word, then the meaning is missed. उसका जो main जो theme होती है वो miss हो जाती है। Okay, so I will describe the poem as a poet. ओके, हम वर्ड टू वर्ड तो मीनिंग देखेंगे, बट उसका जो गहरा अर्थ है वो हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर यानी जहां, जहां जो दिमाग है, जो मन है, निर्भय है, यानी द पर्सन इज फियरलेस। फ्रेंड्स, दिस पोएम वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन 1900 and it was published in 1910, and then this poem was translated into English
He wrote the poem in Bengali. Then in 1913, he published a book, Gitanjali. And there are 35 poems in this book. And he got the Nobel Prize for this book, गीतांजलि. ये भी याद रखिएगा आप लोग, गीतांजलि की एक ये पोएम है. ये दिस पोएम वॉज रिटन व्हेन इंडिया वॉज अ स्लेव. जब हम लोग गुलाम थे उस समय ये कविता लिखी गई थी. एंड द पोएट इज ड्रीमिंग फॉर अ न्यू कंट्री where every person is free, where there is not any kind of fear in the Indians. इस तरह का imagination करके, this is one type of prayer. The poet is praying to the God. यहाँ नीचे आएगा आपको at the end of the poem father word आएगा. तो father means the poet is praying to the God, the Almighty God, जो सर्वशक्तिमान है, जो सबका पिता है. Okay? Where the mind is without fear and the head is held high. यानी हमारा देश जब आजाद होगा तो जहां लोग के दिमाग में किसी भी तरह का डर नहीं होगा, लोग सीना तान के चलेंगे, सिर ऊंचा रख के चलेंगे. मीन्स टू से वी विल फील प्राइड ऑफ आवर कल्चर, आवर लैंग्वेज, आवर कंट्री. वेयर नॉलेज इज फ्री. फ्री यानी मुफ्त. यहाँ पैसे की बात नहीं हो रही, मॉनिटरी बात नहीं हो रही है. फ्री मीन्स everyone is eligible to get any kind of knowledge. जहाँ किसी भी तरह का कास्ट, जेंडर, रिलीजन का कोई बार एंड बैरियर नहीं होगा. हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार नॉलेज हासिल कर सकेगा. दिस टाइप ऑफ थिंग, यहाँ ये बात हो रही है. यहाँ नॉलेज इज फ्री मतलब यहाँ पेमेंट की बात नहीं हो रही कि आप मुफ्त में शिक्षा प्राप्त. नो नो नो, दैट इज नॉट नॉलेज. नॉलेज इज समथिंग डिफरेंट थिंग. ओके. वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स. फ्रैगमेंट यानी टुकड़े. बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. जहां जो दुनिया है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी नहीं होगी. डोमेस्टिक वॉल्स. नाउ ये सिंबल है. डोमेस्टिक वॉल्स हो सकती है आपकी कास्ट है, रिलीजन है, जेंडर बायस है. यानी ये जो चीजें हैं उस दुनिया में, उस देश में नहीं होगी. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ. जहां जो शब्द है कहां से आते हैं? गहराई से आते हैं. एंड दे रिप्रेजेंट ट्रूथ. तो सीधी बात है, जब आपके दिल में किसी भी तरह का डर नहीं होगा तो आप क्या बोलोगे? सत्य. और सत्य कहां आता है? कहां से आता है? दिलों की गहराई से. Where tireless striving stretches its arms towards perfection. जहां पे आदमी, जो हमारा गोल होगा, लाइफ ऑफ द गोल क्या होगा? परफेक्शन. जिसे भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कर्मयोग. कर्मयोग मीन्स वॉट एवर यू डू इट इन द बेस्ट वे. और एंड व्हेन यू डू द थिंग व्हाट यू लाइक, व्हाट यू लव, यू नेवर फील टायर्ड. तो कभी कहना चाहता है कि जहां हर व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपना काम करेगा, देन ही विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ टायरनेस. ओके. और परफेक्शन मिलेगा. वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट. अब ये चीज को समझिए. इट इज ए सिंबॉलिक स्ट्रीम ऑफ रीजन. रीजन का मतलब होता है तर्क, लॉजिक. डेड हैबिट्स मीन्स इसको आप सुपरस्टिशन बोल सकते हो, ओल्ड हैबिट्स बोल सकते हो, विच आर बार्ड एंड बेरियल इन आवर लाइफ, इन आवर प्रोग्रेस. तो जहां आदमी जो पुरानी हैबिट्स है, सुपरस्टिशन से, उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेगा. ही विल फॉलो रीजन. वो रीजन के हिसाब से सोच के काम करेगा. वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन. जहां जो दिमाग है वो वाइड हो जाएगा. वाइड मीन्स आप बहुत ही गहरे से सोच सकते हो. और जब गहराई से सोचोगे तो आपका जो थॉट और एक्शन है वो भी वाइड होगा. जो भी आप करेंगे वो खुल के करेंगे. इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक. एंड कवि जो पोएट है, फादर, यहाँ फादर मीन्स द ऑलमाइटी गॉड, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे देश को उस स्वर्ग में ले जा. यानी जहां पे ये सब चीजें होगी, दैट कंट्री इटसेल्फ इज अ हेवन. ओके. आई एम श्योर दोस्तों आपको कविता में काफी मजा आया होगा. आई विल रिक्वेस्ट यू टू रीड इट अगेन एंड राइट इट. न्यू वर्ड्स मेस द वर्ड्स इन कॉलम A and B, their meaning given in column B. फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़े. तो इसका होगा पीस, ब्रोकन ऑफ और डिटेल्स फ्रॉम ए कंप्लीट पोर्शन. स्ट्राइव मीन्स टू लेबर हार्ड.
देखिए सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको क्या करना है कि जो चीज को आपको कॉन्फिडेंस हो पहले उसको टिक मराए। जैसे डोमेस्टिक यानी घरेलू, रिलेटेड टू फैमिली अफेयर। टायरलेस यानी जो थकता ना हो। डेजर्ट मीन्स अ वाटरलेस और आइसोलेटेड एरिया ऑफ लैंड। चीयरलेस, ड्रेरी यानी चीयरलेस। ओके, तो ये वर्ड्स आप लिख लीजिए। लुक carefully at where the mind is without fear. The poet is talking to someone. What words help you understand who the poet is talking to? So friends, I have explained to you that the poet is praying to the God. यहाँ जो father शब्द है वो he is not talking to his father. He is talking to the omnipotent, to the almighty God. Okay? The object of the first three lines of the poem are under below, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the word has not been broken. What is the subject of the fourth line? You have to write it. I have explained the poetry. Better you read it again. You pause the video, read it again, watch it again, and then you can write the answers. Okay? Now, activity 4. Friends, I will guide you and you have to do the rest of the activities. Adjectives are words that describe nouns. Adjective को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, मतलब वो शब्द जो किसी की क्वालिटी को दर्शाते हैं। That words are adjective. Noun क्या है? किसी पर्सन को दर्शाता है, किसी पीपल, प्लेस, थिंग का जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं नाउन। तो हाउ मेनी एडजेक्टिव डिड यू फाइंड? राइट द नंबर हियर। आपको एडजेक्टिव लिखने, जैसे फ्री, इट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। फ्री यानी स्वतंत्र, आजाद। ओके, सो यू डू इट दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स। ये यू हैव टू डू इट। जो एक्सरसाइज में छोड़ रहा हूँ फ्रेंड्स, यू हैव टू डू इट, वो आपको अपने ढंग से यूज करना है। अब हम स्टोरीज पढ़ने वाले हैं। जो स्टोरीज है, दीज आर सिंबॉलिक स्टोरीज। पंचतंत्र एक पुस्तक है, रीड इट। विष्णु शर्मा ने इनको इस पुस्तक को लिखा। इट इज अ ग्रेट बुक, एवरीवन मस्ट रीड इट। द फॉक्स एंड द रैबिट। There was once a very clever fox who loved to brag of his cleverness. एक फॉक्स था। ब्रेग मतलब बड़ा चढ़ा के बोलना, टू बोस्ट। ब्रेग मीन्स टू बोस्ट, किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना। And he boasted always about his cleverness. One day he said to the rabbit, I am so clever. एक दिन उसने रैबिट से कहा, मैं बहुत होशियार हूँ। That I know 100 ways to escape enemies. मैं दुश्मनों से बचने के सैकड़ों रास्ते जानता हूँ। Escape है ना, बचना। Wow. The rabbit said, I have only one, but it works well. मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन वो काम आता है। The fox said, you should listen to me. I will teach you many more. You should know many ways to escape like I do. बोले, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तुमको बहुत से रास्ते बताऊंगा और तुमको सब सीखने चाहिए। Just at that moment, the fox and rabbit heard the cry of a pack of hunters coming towards them. Pack means bunch. तभी वहां पे हंटर्स आते हुए दिखाई दिए। इमीजिएटली द रैबिट लीप डाउन हिज हॉल एंड वाज गॉन। रैबिट उसका जो हॉल था उसमें कूद के गायब हो गया। ही कॉल्ड बैक टू द फॉक्स, दिस इज माय प्लान। बोले, ये मेरा प्लान है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? तुम क्या करने वाले हो? द फॉक्स थॉट first of one way, then another, then he thought of a better way, then he considered another way, and while he was thinking of all his clever choices, the hunter caught him up and he was soon carried off. अब फॉक्स था, उसके पास 100 वेज थे, तो उसने एक दूसरा हजारों रास्तों के बारे में सोचा। एट द एंड क्या हुआ? he was caught because he could not take any decision. So friends, this is a very symbolic story. This is ये दिखाता है कि इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, यू मस्ट फोकस योर टाइम एंड एनर्जी ऑन ए सिंगल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी क्लेरिफाई टू यू कि आपने सोचा है कि भाई इफ यू कि मुझे डॉक्टर बनना है,
और एट द सेम टाइम यू ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। सो फ्रेंड्स, दोनों लाइनें अलग अलग हैं, तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो एट द एंड क्या होगा, ना तो आप डॉक्टर बन पाओगे ना तो इंजीनियर। आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपका जो डिसीजन है वो क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट लाइफ में क्लियर होना चाहिए। जिस शख्स का विजन और रीजन क्लियर होता है, दैट पर्सन सक्सीड्स इन लाइफ। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी। One way that we know that the fox and the rabbits are symbol is because they do not represent real fox or rabbits. हम जानते हैं कि fox और rabbit symbol है because they do not talk. ये खाली उनके द्वारा मैसेज दिया गया है। When something is symbolic, when it only represents exactly what it is in real life and nothing else, we say it literal meaning. Literal meaning यानी जब वो रियल लाइफ को नहीं अलग ढंग से प्रेजेंट करता है तो उसको हम बोलते हैं लिटरल मीनिंग। लिटरल, लिटरेरी एंड लिटरेचर आर रिलेटेड टू द वर्ड ऑफ लेटर्स। ये जो तीनों वर्ड्स है, लिटरल, लिटरेरी, लिटरेचर, ये वर्ड्स लेटर से आए। जो लेटर फॉर वर्ड्स, द लिटरल मीनिंग ऑफ ए वर्ड इट्स एग्जैक्ट फैक्चुअल मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फ्रेंड से आई एम डेड टायर्ड, you know that your friend is not literally dead because he is alive and talking to you. अगर कोई आपका दोस्त बोलता है I am dead tired, तो उसका ये मतलब नहीं कि he is dead. It is just symbolic, means he is very very tired, he is exhausted, he is exaggerating, he is not using the literal meaning of the word dead. या वो उसका literal meaning का यूज नहीं कर रहा है. We know that the fox and the rabbit story is not literally about foxes and rabbits. ये फॉक्स और रैबिट की कहानी नहीं है। रियल फॉक्सेस एंड रैबिट्स डू नॉट हैव कन्वर्जेशंस अबाउट क्लेवरनेस, एंड एटलीस्ट दे डोंट हैव सच कन्वर्जेशंस इन इंग्लिश। वो कन्वर्जेशन नहीं करते हैं, और एटलीस्ट इंग्लिश में तो नहीं करते हैं। वन वे टू थिंक अबाउट द मीनिंग ऑफ ए सिम्बॉलिक स्टोरी इज टू थिंक अबाउट थिंग्स इन रियल लाइफ दैट आर लाइक द सिम्बल्स इन द स्टोरी। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन माइट एक्ट द वे और द फॉक्स डज। तो यहाँ पे आपको यह सोचना कि कैसा व्यक्ति फॉक्स की तरह बिहेव करेगा। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्सन माइट द रैबिट्स प्रेजेंट। कैसा व्यक्ति है जो रैबिट को रिप्रेजेंट करता है। इज द रैबिट क्लेवर और फुलिश। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या रैबिट क्लेवर है या मूर्ख है। इज ही ब्रेव और कावर्डली, क्या वो बहादुर है या कायर है। इन रियल लाइफ व्हाट माइट बिहेव द वे द हंटर्स डू, कमिंग इन क्विकली एंड एंडिंग द कॉन्वर्जेशन द वे दे डू। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारा लेसन है ये मैंने पूरा कर रहा हूँ। आई एम श्योर आपको काफी मजा आया होगा। सो व्हाट एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल हम्बली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। सो फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।